नमस्ते 12th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की हमारी छठी कविता उषा पढ़ेंगे, जिसको लिखा है कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने। उषा प्रातःकालीन समय को कहते हैं। सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है उसको उषा कहा जाता है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है उस समय में आकाश अपने कितने ही रूप बदलता है। पल पल में आकाश का रंग बदलता है और वो कितना आकर्षित होता है, कितना सुंदर नज़ारा वो होता है। इसी के बिंब कवि ने यहाँ इस कविता के अंदर प्रस्तुत किए हैं। बिंब प्रधान कविता है, गतिशील बिंब है। कैसे पल पल में रूप बदलते हैं और वो छवि हमारे सामने प्रस्तुत कवि ने की है। और मैंने यहाँ कविता के पीछे फ़ोटो भी लगाए हैं, किस प्रकार से आकाश का रंग होता है सूर्य उदय से पहले। तो आप समझने की कोशिश करेंगे इसको। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसी। छोटी सी कविता है, इसलिए मैंने जिस जो कविता का भाव है, जो उसका बिंब है, वो पीछे उसके फ़ोटो लगा दिए हैं समझने में, ताकि आपको आसानी हो। कवि क्या कह रही हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः यानी कि सूर्य उदय से पहले नभ आकाश, आकाश कैसा था? कवि कह रही हैं कि सूर्य उदय से पहले का जो आकाश है वो बहुत नीला, गहरे नीले रंग का, इस प्रकार से। और किस तरह का? जैसे शंख होता है, नीले रंग का जो शंख होता है ना, बिल्कुल स्वच्छ। शंख पवित्रता का प्रतीक होता है, पवित्र माना जाता है। शंख को मंदिर में रखते हैं, बजाते हैं। तो नहा धो कर के उसको कैसे छूते हैं और फिर बजाते हैं कि आकाश ही ऐसा है सुबह सुबह का, गहरे नीले रंग का, देखते ही मन में पवित्रता आ जाती है। इतना सुंदर और इतना आकर्षित होता है। कवि ने सुबह के आकाश को, सूर्य उदय से पहले के आकाश को बिल्कुल शंख के साथ उसकी तुलना की है। क्या कह रहे हैं आगे कवि? भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कैसे ही थोड़ी सी देर में ही रूप बदल जाता है। पहले गहरे नीले रंग का शंख के समान, और बाद में भोर यानी कि प्रातःकालीन समय, उषा का समय। तो जो थोड़े से ही समय के बाद, क्षण भर में ही क्या होता है, सुबह का जो आकाश होता है, प्रातःकालीन सूर्य उदय से पहले का आकाश है, वो बिल्कुल कैसा मटमैला सा रंग प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार से गांव के अंदर गृहणियाँ क्या होती है, जैसे मैंने ये फ़ोटो यहाँ पर लगाई है, गृहणियाँ राख से चौका लीप देती है। चौका क्या होता है? जहाँ खाना आदि पकाया जाता है, भोजन पकाया जाता है गांव के अंदर, जिसके अंदर चूल्हा भी रखा जाता है। मैंने यहाँ चूल्हा रखा है, और ये जो चूल्हे के आसपास का स्थान होता ना, उसी को चौका बोला जाता है। तो कई जगह तो ये मिट्टी और गोबर से लीपा जाता है, और कई गाँव के अंदर इसको राख से लीपते हैं। तो राख से लीपने के बाद जो ये मटमैला सा रंग आ जाता है, हल्के नीले रंग का, और साथ में थोड़ी सी सफ़ेदी सी, इस प्रकार से। तो कवि ने आकाश को ऐसा ही माना है कि पहले गहरे नीले रंग का और बाद में राख से लीपे हुए चौकी की तरह मटमैला सा रंग आकाश के अंदर आ जाता है। अभी गीला पड़ा है। और वो चौका भी कैसा? जब वो सूखने के बाद नहीं, लीपते ही, उस चौके को लीपते ही जब वो गीले गीले रंग का होता है, जब उसके अंदर गीलापन होता है, उस प्रकार का आकाश हो जाता है। गीले से कवि क्या कहना चाहते हैं? कोष्टक रखा है। ये प्रयोगवाद का शिल्प सौंदर्य है। प्रयोगवाद में इसकी शुरुआत हुई थी। किसी बात को प्रस्तुत करने के लिए कोष्टकों के अंदर जो वाक्यांश हैं वो रखते थे। तो कवि ने यहाँ की अभी गीला पड़ा है कि बिल्कुल ही
जो आकाश है वो गांव के अंदर जो गृहिणियाँ चौका लीपती है उसी रंग का हो जाता है। और गीला पड़ने का मतलब है आकाश में थोड़ी थोड़ी नमी रहती है, कि साथ साथ में वो नमी रहती है और उस चौके के रंग का है आकाश बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा आकर्षित होता है। फिर आकाश कैसा हो जाता है सूर्य उदय से पहले, कवि क्या बता रही हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसी धुल गई हो। क्या कह रही हैं कवि? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि बाद में पहले गहरे नीले रंग का और बाद में चौके के समान मटमैले से रंग का, और बाद के अंदर जो सूर्य उदय होने का बिल्कुल ही समय नज़दीक आ जाता है, सूर्य निकलने वाला होता है, तब आकाश के अंदर लाल लाल रंग आ जाता है, लालिमा सी आ जाती है। वो किस प्रकार से लगती है, कवि बता रही हैं कि वो बहुत काली सिल, काला पत्थर, काला पत्थर ये देखो मैंने यहाँ फ़ोटो लगाया है, किस प्रकार से काला पत्थर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में मसाला वगैरह पीसने के लिए, मसाला पीसा जाता है उसके अंदर। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि बहुत काले रंग की जो पत्थर होता है, शिला होती है, उसके ऊपर जरा सी यानी कि थोड़ी सी लाल केसर होती है लाल रंग की, कि जैसे कवि कह रहे हैं कि बाद में आकाश कैसा हो जाता है, जैसे काले पत्थर के ऊपर केसर को पीस करके बाद में उस शिला को जब धो दिया जाता है तो बाद में जो केसर का रंग है वो उसी शिला के ऊपर चिपका सा रहता है। तो यानी कि पीछे से थोड़ी सी कालीमा और ऊपर से लालिमा, इस तरह से काला और लाल रंग, हल्का नीला रंग, ये तीनों रंग मिलकर के किस प्रकार से आकाश को सुंदर बनाते हैं। तो यही बात कवि ने आकाश सूर्य उदय होने से थोड़े से ही समय पहले आकाश में क्या है, लालिमा सी आ जाती है, उसी का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने कैसी संभावना बताई है इसके अंदर, कैसी तुलना की है कि जैसे कोई काले पत्थर के ऊपर केसर को पीस करके बाद में शिला को धो देते हैं और वो शिला का जो रंग होता है बिल्कुल वैसे ही आकाश का सुबह का जो रंग होता है वो होता है। आगे कवि क्या कह रही हैं, किस प्रकार से सूर्य उदय से पहले और क्या परिवर्तन होता है आकाश के अंदर। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। कवि कह रहे हैं कि फिर बाद में थोड़ा सा और रूप बदल जाता है, सूर्य बिल्कुल ही बस उगने ही वाला होता है, निकलने ही वाला होता है, तो क्या है बिल्कुल लालिमा आ जाती है आकाश के अंदर, लाल रंग का हो जाता है। जिस प्रकार से किसी काले रंग की स्लेट होती है उस पर लाल खड़िया जो मिट्टी होती है, लाल खड़िया चाक गांव के अंदर ये इस तरह की जो मिट्टी होती है और बच्चे अपनी स्लेट के ऊपर जैसे पोत देते हैं, मल देते हैं, उसी प्रकार से यानी कि काला रंग है वो थोड़ा कम हो जाता है और गहरा गहरा लाल रंग सा आ जाता है, लेकिन पीछे से वो स्लेट का रंग सा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसी प्रकार से आकाश है दिखाई देता है। फिर आकाश का रंग कैसा लगता है, जैसे स्लेट पर लाल खड़िया जो मिट्टी है वो पोत देने से, वो मल देने से जो लालिमा दिखाई देती है, जो लाल रंग दिखाई देता है, आकाश का रंग बिल्कुल कवि कहते हैं कि वैसा दिखाई देता है। जैसे ये स्लेट मैंने यहाँ ली है कि स्लेट के ऊपर अगर हम इस प्रकार से लाल रंग लगा देते हैं, ये स्लेट पर इस तरह से लाल रंग पूरा और पीछे थोड़ी सी कालीमा सी दिखाई देती है, उसी प्रकार से ये सुबह का आकाश है वो दिखाई देता है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तब आकाश कैसा लगता है, सूर्य कैसा लगता है, इसी का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। नील जल में या किसी ने गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल जैसे हिल रही हो। अब सूर्य उगता हुआ कितना सुंदर लगता है, इसका बिंब कवि ने कैसा लिया है कि जैसे नीले जल में
नीले पानी के अंदर किसी की गोर गोरी झिलमिलाती हुई देवता शरीर हिल रही हो, हिलती है। जैसे पानी होता है नीले रंग का और नीले पानी के अंदर कोई गोरा व्यक्ति, कोई गोरी युवती होती है, वो नहा करके हिलती हुई बाहर निकलती है उस नीले पानी से, तो उसका शरीर झिलमिलाता हुआ, चमकता हुआ कितना सुंदर लगता है। सूर्य ठीक वैसे ही सुंदर लगता है। नीला पानी क्या है? नीला आकाश। और गोरदे का मतलब गोरा रंग क्या है? सूर्य जैसे। और वो जैसे आकाश से सूर्य उगता है, तो नीले रंग के आकाश से जब वो बाहर चमकता हुआ निकलता है, तो इसी का बिंब कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से वो सूर्य है, वो ऐसे नीले आकाश से चमकता हुआ निकलता है, तो ऐसा लगता है मानो कोई गोरे रंग की स्त्री नीले रंग के पानी से नहा करके बाहर निकल रही हो। यानी कि चमकता हुआ सूर्य नीले आकाश से जब उगता है तो बड़ा सुंदर लगता है। फिर क्या होता है? सूर्य निकल जाता है तो फिर क्या होता है? कवि क्या कह रही हैं? जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। जादू टूटने का मतलब है ये जो आकर्षण था, जो सुंदरता थी, वो सब खत्म हो जाती है। उस प्रातःकालीन समय की, उषा का मतलब सूर्य उदय से पहले का जो सुंदर नज़ारा है, वो सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य उदय हो जाता है तो उसके बाद वो आकर्षण, वो सुंदरता, वो जादू सब खत्म हो जाता है। साफ दिन है, निकल जाता है। जो बार बार आकाश रंग बदल रहा था ना, वो सब समाप्त हो जाता है सूर्य उदय होने के बाद। कहने का मतलब कवि का क्या है कि जब सूर्य उदय नहीं होता, उससे पहले आकाश पता नहीं कितने ही रंग बदलता है, और बाद में ये सब है वो ख़त्म हो जाता है। तो कविता का प्रसंग आप किस प्रकार से लिखोगे? आज मैंने काव्य सौंदर्य वाली लाइन इसके अंदर नहीं लिखी है, मैं आपको पढ़ाकर ही बताऊंगी, आपको खुद लिखनी है। प्रसंग लिखोगे आप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, से उससे अवतरित है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन समय के सौंदर्य का बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से आप प्रसंग लिखोगे। काव्य सौंदर्य के अंदर आपको 10 लाइन लिखनी है। भाव में यही लाइन लिखोगे कि उषाकालीन समय का बिंबों के साथ कवि ने सुंदर वर्णन किया है। कैसे पल पल में प्रकृति, आकाश अपना रंग बदलती है, और तत्सम तद्भव शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। देश शब्दों का भी, जैसे चौका है, इस तरह के देश शब्दों का भी प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। और आपकी चौथी लाइन क्या रहेगी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। और 5वीं लाइन आपकी अभिधा शब्द शक्ति है, और इसके अंदर शांत रस है, शांत रस है, और प्रसाद गुण है, और गतिशील बिंब का प्रयोग कवि ने किया है। गतिशील बिंब का प्रयोग कवि ने इसके अंदर किया है। ठीक है। अलंकार कौन से हैं? मुक्त छंद रचना है। अलंकार जैसे पूरी कविता के अंदर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं तो संभावना बता रहे हैं कि आकाश ऐसा है, मानो ऐसा है, और कहीं कह रहे हैं कि उसके जैसा है, मतलब तुलना कर रहे हैं। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसके अंदर हमारा उपमा अलंकार है। सुबह के आकाश की तुलना नीले रंग के शंख के साथ किए, तो इसके अंदर आपका उपमा अलंकार है। और भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है उत्प्रेक्षा अलंकार? संभावना है कि सुबह का आकाश मानो राख से लिपे हुए चौके के जैसा है। ठीक है। आगे, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इसके अंदर भी तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है कि आकाश है, उसकी तुलना किसके साथ की गई है?
केसर पीसने के बाद धुले हुए पत्थर के साथ। और यहाँ आपका स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, यहाँ संभावना है कवि। तो यहाँ कौन सा हो गया हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार, कि मानो आकाश ऐसा है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। तो पूरी कविता के अंदर आप देख पा रही हो कि यहाँ उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। यहाँ भी आपका कौन सा है, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यहाँ भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो उगता हुआ सूर्य कैसा है, जैसे गोरे रंग का शरीर नीले जल से नहा करके बाहर निकल रहा हो। ठीक है, इसके अंदर अनुप्रास भी है, स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकार भी है, जैसे मैं हर कविता में आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ नभ है तो दूसरी लाइन में भी आपका नभ है, तो ये आपका पद मैत्री अलंकार है। और अनुप्रास कई जगह आपका आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से कविता का जो काव्य सौंदर्य है, प्रसंग है और इसकी व्याख्या है, वो समझ गए होंगे। धन्यवाद।